Welcome to my next video. We are learning about the various type of defects. In previous video we have learned about the two types of defects. Number one is stoichiometry defect and second one is impurity defect. Our today's topic is non-stoichiometric defect. You can see the title, non-stoichiometric defect. When word we are using non-stoichiometric, उसका मतलब क्या होता है? तो stoichiometric relation will not be maintained if such type of defect is developed. अगर ऐसी कोई डिफेक्ट जनरेट हो गई तो उसमें stoichiometric relation ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाएंगे. मतलब we cannot think over it. For that we have to learn about this defect. Look at the defect. Defect discussed so far in a previous session do not disturb the stoichiometry of the crystalline substance. However, a large number of non-stoichiometric inorganic solid. फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक सॉलिड पाए गए हैं जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन इज बीइंग नॉट मेंटेन्ड. तो इसी से एक डिफेक्ट जनरेट हो गई जिसका नाम है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो उसके लिए non-stoichiometric defect furtherly divided into sub two part. First part is known as metal excess defect or second part is metal deficiency defect. So friend, let us try to learn about the metal excess defect. Metal excess defect उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेटल होगी वो मेटल का प्रपोर्शन उसके क्रिस्टल में बढ़ जाएगा. वो समझने के लिए हमको एक फिगर, उसमें भी सब पार्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसीज. तो क्या करना है, एक डिफेक्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है. तो ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल है. वो क्रिस्टल में एनायंस एंड कैटायंस आर बीइंग अरेंज्ड. आप देख सकते हो जो पिंक कलर के बड़े हैं वो एनायन है और व्हाइट कलर के जो छोटे हैं वो कैटायन है. Always be the size of anions are larger than the size of cation. तो क्या समझना है, तो ये कैटायन एनायन की अरेंजमेंट है. ये मान लो कि सोडियम क्लोराइड का ही क्रिस्टल है. तो ये अभी खास पूरा स्पेसिफिक मेरे पॉइंटर पे नजर रखना. अपने कान मेरे ऑडियो पर और आपकी नजर मेरे वीडियो पर होनी चाहिए. तो ये एक क्रिस्टल है जिसको सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हम बोल सकते हैं. ये सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसको सोडियम वेपर के एरिया में उसको हीट करना है. मतलब उसको ऐसे कंटेनर में लेना है जहां सोडियम की वेपर है. द वेपर ऑफ सोडियम इज द सराउंडिंग एरिया. तो उस वेपर में आप उसको हीट करोगे तो क्या होगा. अभी जब व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट द सोडियम वेपर, तो सोडियम वेपर में कौन होगा, इन सोडियम वेपर देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सोडियम एटम. तो मतलब ये जो क्रिस्टल के सराउंडिंग एरिया में क्या है, सोडियम की वेपर है और सोडियम की वेपर में सोडियम के एटम्स है. मतलब एंटायर क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय सोडियम एटम. वी कैन से दैट. समझ में आ गया. पूरा का पूरा क्रिस्टल सोडियम एटम के सराउंडिंग एरिया में है. अभी व्हेन वी आर हीटिंग दिस ऑब्जेक्ट, हम जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो जगह है वो एक्चुअल में आइडियली किसकी जगह होनी चाहिए, तो आप लोग बोल सकते हो Cl माइनस आयन की पोजीशन होनी चाहिए. तो ये क्लोराइड आयन की पोजीशन में से Cl माइनस आयन इज नॉट प्रेजेंट. मतलब वो अपनी जगह से एब्सेंट है, लेकिन पूरा का पूरा एब्सेंट नहीं है. उसकी जगह पे कौन बैठा है, देखो इलेक्ट्रॉन E माइनस बैठा है. तो पोजीशन है किसकी, Cl माइनस की, और दिख कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस. तो आप लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर लो, Cl माइनस की जगह इलेक्ट्रॉन माइनस प्रॉक्सी है. तो क्लोराइड आयन की प्रॉक्सी कौन कर रहा है, E माइनस. ये कैसे हो सकता है, तो समझ लो Cl माइनस गिव्स 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन. आई एम स्पीकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस, Cl माइनस गिव्स 1/2 Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहां जो पोजीशन पे Cl माइनस 1 आयन है उसका ऑक्सीडेशन होगा, बिकॉज वी आर हीटिंग इट. Cl माइनस को जब आप हीट करोगे तो उसकी हीटिंग की वजह से इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन.
तो क्लोराइड आयन विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल रिमेन ओवर हियर। वो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, तो 1/2 Cl2 कहां चला गया? अभी मेरा पॉइंटर देखो, यहां Cl- था, उसने इलेक्ट्रॉन को यहां अपनी पोजीशन पे रखा है, और जो 1/2 Cl2 जो जनरेट हुआ, वो 1/2 Cl2 यहां होते 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 हुए सरफेस पे आ जाएगा। किसके सरफेस पे? क्रिस्टल की सरफेस पे आ जाएगा। कौन आ जाएगा? क्लोरीन गैस आ जाएगा। लेकिन क्लोरीन सरफेस के सराउंडिंग एरिया में तो कौन है? सोडियम की वेपर है। तो सोडियम की वेपर में रहा हुआ सोडियम क्रिस्टल में से जनरेट हुआ क्लोरीन गैस, तो अंदर से बाहर कौन आया? क्लोरीन गैस आया। और वेपर में कौन है? सोडियम वेपर है। तो सोडियम वेपर में रहा हुआ सोडियम एटम और क्लोरीन गैस में रहा हुआ क्लोरीन एटम, दे विल मेक द रिएक्शन। और सरफेस पे, यहां मतलब क्रिस्टल की सरफेस पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एटम विथ क्लोरीन गैस। क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होने से जो क्लोरीन गैस बना, वो सरफेस पर जाकर वेपर में रहा हुआ जो सोडियम एटम है उसके साथ रिएक्शन करेगा, जिससे सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। तो सोडियम क्लोराइड यहां बन गया। अभी क्या हुआ? जो अपनी पोजीशन से क्लोरीन चला गया, वहां उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन ने अपना चार्ज पूरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए लगा दिया। सपोज मान लो कि क्लोराइड आयन पूरा चला गया होता, तो नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन विल नॉट बीन इन अ बैलेंस मैनर, मतलब चार्ज बैलेंस नहीं होता था। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन चार्ज इज बैलेंस्ड, लेकिन क्लोरीन इज एब्सेंट। मतलब लॉस किसका हुआ? वेपर में से सोडियम आया और क्रिस्टल में से क्लोरीन आया। तो क्रिस्टल में से लॉस कौन किसका हुआ? क्लोरीन का हुआ। लेकिन सोडियम तो वेपर में से क्रिस्टल पे आया, उसका मतलब सोडियम मेटल इन एक्सेस कंडीशन में। एक्सेस, मेटल एक्सेस, द डिफेक्ट इज नॉन एज मेटल एक्सेस, उसका नाम ही है मेटल एक्सेस। मतलब वेपर में से मेटल आया और क्रिस्टल में से क्लोरीन गैस आया। और क्लोरीन तो क्लोरीन अपनी क्रिस्टल में ही है, खाली उसका फॉर्म चेंज हुआ है, वो एनायन फॉर्म में था, वो गैसियस फॉर्म में हो गया। लेकिन सोडियम वेपर में से क्रिस्टल पे आया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो उसी को ये समझना है, टू बी कंटिन्यूड। हम लोग देखेंगे ये जो टॉपिक है उसमें एक दूसरे का जो डिस्प्लेसमेंट करना है उसका दूसरा नाम भी है। अभी मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करते हुए ये बोला कि व्हेन वी विल हीट द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, बिफोर हीटिंग the color of sodium chloride is white, but after heating the color of sodium chloride becomes yellow। ऐसा क्यों? तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा, ये क्लोराइड आयन अपनी पोजीशन से ऑक्सीडाइज्ड होते हुए सरफेस पे चला गया, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जनरेट हुई उसको बोला जाता है एफ सेंटर। हियर वर रिटन एफ सेंटर मींस फार्बेनजेंटर, and this Farben-Center F center is responsible for the color। तो मतलब सोडियम क्लोराइड बिफोर हीटिंग जो व्हाइट कलर का था, आफ्टर हीटिंग इट बिकम्स येलोइश ड्यू टू जनरेशन ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मींस जनरेशन ऑफ एफ सेंटर। फार्बेनजेंटर सेंटर डेवलप हो गया उसके क्रिस्टल में जहां इलेक्ट्रॉन बैठा है, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन द कलर ऑफ द सोडियम क्लोराइड बिकम्स येलो। उसके दूसरे दो एग्जाम्पल भी मैंने नीचे दिए हैं। अगर मान लो कि यहां सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल की जगह मैंने लिथियम क्लोराइड लिया, एंड लिथियम क्लोराइड इज बीइंग हीटेड इन द वेपर ऑफ लिथियम। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल सोडियम के वेपर में हीटेड होगा, तो लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिथियम के वेपर में हीटेड होगा, तो इट बिकम्स इन ए पिंक कलर। उसका कलर कौन सा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। सेम ऐसे ही KCl के क्रिस्टल को पोटेशियम की वेपर में आप उसको हीट करोगे तो उसका कलर वायोलेट और लीलाक हो जाएगा, मतलब पर्पल कलर का हो जाएगा। तो who is responsible for this color? F center is responsible for color. This is the very most IMP question for MCQ. Which property is responsible for the colorness of the compound
The F center, which is known as Farben center, is responsible for the colors. So this is the end of our defect, which is not metal access defect. उसका एक दूसरा पार्ट भी है. Let us try to understand that second part. Metal access defect due to the presence of extra cation in या at interstitial site. इंटरस्टेटियल साइड पे एक एक्स्ट्रा कैटायन कैसे हो सकता है वो समझने के लिए हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जिंक ऑक्साइड का, ZnO. लेकिन ये समझने का प्रयत्न करें उससे पहले ये समझना है जिंक ऑक्साइड में Zn+2 कैटायन है एंड O-2 एनायन है. Zn+2 and O-2 is present in zinc oxide. You can see my pointer. Zinc oxide में the ratio of cation and anion is 1:1. ये समझ में आना चाहिए. ओके, जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या करना है, वो बेसिकली व्हाइट कलर का है, उसको भी हीट करना है. When the zinc oxide is being heated, तो क्या हो जाएगा, अभी थोड़ा सा फोकस होके मेरी बात सुनो. इन जिंक ऑक्साइड Zn+2 एंड ऑक्सीजन -2 इज देयर. ये जिंक ऑक्साइड में Zn+2 जो है वो तो Zn+2 जैसा है वैसा ही लिखा है, लेकिन मैंने O-2 की जगह 1/2 O2+2 इलेक्ट्रॉन लिखा है. उसका मतलब क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन -2 था उसका ऑक्सीडेशन हुआ है. तो O-2, लुक एट द पॉइंटर, O-2 gives 1/2 O2+2 इलेक्ट्रॉन. तो ये डाइऑक्सीजन जो जनरेट हुआ वो जिंक ऑक्साइड की क्रिस्टल को छोड़ के निकल जाएगा. तो जिंक की जो पोजीशन थी वो जिंक की पोजीशन पे से जिंक के प्रपोर्शन में कोई इजाफा भी नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है. लेकिन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बिकम डिक्रीजेस. क्यों? O-2 बिकम ऑक्सीडाइज्ड एंड इट विल लूज इट्स क्रिस्टल. तो ऑक्सीजन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. बिफोर लिविंग द क्रिस्टल ऑफ जिंक ऑक्साइड द रेशियो वॉज 1:1. मतलब जितने Zn+2 थे उतने ही O-2 थे. लेकिन ऑक्सीजन -2 इन ऑक्सीडाइज्ड मैनर में वो O2 जनरेट करता है और O2 जनरेट होके वो वेपर होके चला जाता है, गैसियस फॉर्म में चला जाता है, क्रिस्टल को छोड़ के चला जाता है. और O-2 का जो चार्ज है वो बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल में 2 इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट. 2 इलेक्ट्रॉन तो क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जा सकते, वो तो क्रिस्टल में ही रहेंगे. तो चार्ज से न्यूट्रल होगा, लेकिन O-2 कम हो गया, अंदर से चला गया, ऑक्सीजन O2 गैस होके चला गया. तो क्या हुआ, रेशियो बिकम डिस्टर्ब. पहले 1:1 था, अभी जिंक 1:2 ऑक्सीजन लेस हो गया, थोड़ा सा तो कम हो गया. लेकिन दूसरी तरह से सोचेंगे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कंपेयर टू ऑक्सीजन द प्रपोर्शन ऑफ Zn+2 बिकम इंक्रीजेस. रिवर्स हम लोग बोलते, एक्चुअली में गया कौन है, O-2 गया है, O2 होके चला गया है. लेकिन हम बोलेंगे क्या, कंपेयर टू ऑक्सीजन -2 द प्रपोर्शन ऑफ Zn+2 बिकम इंक्रीजेस. तो फिर नाउ वी कैन नॉट से इन दिस सिनारियो द फॉर्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड इज ZnO. वो कब बोल सकते हैं, 1:1 का सिनेरियो जब होगा तब. लेकिन नाउ इन दिस सिनेरियो द फॉर्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड इज Zn1+X O कंपेयर टू O. अभी O नहीं है, O के कोई नंबर नहीं लिखा, उसका मतलब O1 है, ऐसा समझना है. ये 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो Zn1+X है. वो +X जो हो गया वो ऑक्सीजन के जाने की वजह से हो गया. इसीलिए उसको बोला जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. O-2 चला गया, वो कम हो गया, लेकिन Zn+2 बढ़ गया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस. तो ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, Zn+2 एंड मूव्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल साइट्स. ओके, नाउ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. आगे जो टॉपिक हमने देखा उसमें मेटल एक्सेस होता है, यहाँ मेटल डेफिशिएंसी होती है, मतलब मेटल चली जाती है. उसके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल है, ये दो ही पॉइंट में ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या है, देयर आर मैनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन ए स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशंस एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ
मेटल एज कंपेयर टू दैट स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। ये समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया गया है, FeO आयरन ऑक्साइड। लुक एट द पॉइंटर FeO। इन FeO बहुत सिंपल लग रहा है, Fe+2 एंड O-2 इज देयर, बट कंपोजिशन इज डिफरेंट। Fe.95O आपने कभी आज से पहले ऐसी फॉर्मूला देखी भी नहीं होगी। आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, NaCl देखा है, Al2O3 देखा है, AlCl3 देखा है, PCl5 देखा है, आज पहली बार हम लोग Fe.95O देख रहे हैं। मतलब उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये है कि इन दिस केस द स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड, इसलिए इस डिफेक्ट का नाम ही है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो जो अपने रूल्स है स्टोइकियोमेट्रिक के, वो स्टोइकियोमेट्रिक रूल यहाँ फॉलो नहीं होते हैं। Fe.95O, अभी Fe.95O ये भी एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि उसके नीचे लिखा है इट में एक्चुअली रेंज फ्रॉम Fe.93 टू Fe.96। अभी Fe.95O में O1 है तो Fe.95 है, तो रेशियो इज नॉट 1:1। दैट्स वाई स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन इज नॉट मेंटेन। तो आप सोचोगे कंपेयर टू, तो आप क्या सोचोगे? कंपेयर टू ऑक्सीजन द प्रोपोर्शन ऑफ Fe इज लेस। उसका दूसरा मतलब क्या हो गया? कंपेयर टू एनायन द प्रोपोर्शन ऑफ कैटायन इज लेस। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होगा? FeO में जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो -2 है और Fe की जो वैलेंसी है वो +2 है, लेकिन Fe का प्रपोर्शन है वो 1 नहीं है, 0.95, मतलब 1 से लेस है। तो वो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेगा? तो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं उसके क्रिस्टल में, तो हर एक मॉलिक्यूल का 0.5, 0.5, 0.05, 0.05 जो प्रपोर्शन कम है, विद दिस प्रपोर्शन इज बीइंग फिल्ड बाय Fe+3। मतलब क्या हुआ कि Fe+2 की जो डेफिशिएंसी जनरेट हो गई, वो डेफिशिएंसी जनरेट हुई उसको फुलफिल कौन करता है? Fe+3 आयन से उसको फुलफिलमेंट आती है। उसका मतलब ये हो गया, तो FeO के क्रिस्टल में Fe+2 की जो डेफिशिएंसी जनरेट हो गई उसी को बोला जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और वो डेफिशिएंसी को फुलफिल कौन करता है? इन प्लेस ऑफ Fe+2 द फुलफिलमेंट इज डन बाय Fe+3। तो फेरस आयन की डेफिशिएंसी जनरेट हो गई जिसका फुलफिलमेंट फेरिक आयन ने किया। Fe+2 is known as ferrous and Fe+3 is known as ferric. So friends, we have completed all three parts of our defects: stoichiometric, impurity and non-stoichiometric defect. So friends, I hope you learned this defect, and point 1.9, topic 1.9 is being completed. So when we will meet in our next video, we'll learn about our further two topics. One is called electrical properties and the magnetic properties of the solid, which will be meet in very soon, and try to learn about the various area and various property like electrical property and magnetic property. Thank you. Bye bye.